आज हम करेंगे हमारी क्वांट कमांड सेंटर सीरीज का मॉक टेस्ट 11। पर इस सॉल्यूशन वीडियो को देखने से पहले आप इस मॉक टेस्ट को खुद से अटेम्प्ट करना। मैं इस पीडीएफ का डाउनलोड लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तो आप वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो बिना देर करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि रेशो ऑफ द एज ऑफ अ मैन एंड हिज वाइफ इज 5:4। मतलब प्रेजेंट में मैन रेशो वाइफ कितना है, 5:4। और आफ्टर 4 ईयर्स ये रेशो बन जाएगी 11:9। तो 4 साल बाद ये रेशो कितनी हो जाएगी, 11:9। और फिर बोला है कि एट द टाइम ऑफ मैरिज, तो मतलब हमें मैरिज के लिए पीछे जाना पड़ेगा। रेशो वॉज 7:5। तो रेशो थी 7:5। अब हमसे पूछा है कि हाउ मेनी ईयर्स अगो दे वर मैरिड, मतलब हमसे यही टाइम पूछा है। तो अब देखो मैन और वाइफ की रेशो है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप रहेगा हमारा कि इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको सेम करें। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो इन सबको हम 2 बना देते हैं। तो इन सबको 2 बनाने के लिए मुझे इस वाली इक्वेशन को, सिर्फ बीच वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी 10:8। और बाकी रेशोज को भी मैं एज इट इज लिख देता हूँ, 7:5 और ये 11:9। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा था, प्रेजेंट से 4 साल हम आगे गए थे, 4 ईयर्स आगे गए थे। और रेशो में चेक करो, रेशो में कितनी यूनिट ऐड हो रही है। आप कोई सी भी एक उठा लो, या तो मैन उठा लो या फिर वाइफ उठा लो। तो देखो मैन में भी 10 से 11 हो रहा है, मतलब +1। और विमेन में भी देखो, वाइफ में भी सॉरी, +1 हो रहा है। मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4 साल। हमें कितने यूनिट की वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए हाउ मेनी ईयर्स अगो दे वर मैरिड। तो कितने साल पहले देखो वो मैरिड थे। तो कितना यहाँ पे कितनी यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, 3 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर एक यूनिट की वैल्यू 4 साल है तो 3 यूनिट का कितना हो जाएगा, 12 ईयर्स। मतलब वो 12 साल पहले मैरिड थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसमें दिया है कि इफ अ रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ राइस इनेबल्स अ पर्सन, मतलब अगर राइस के प्राइस में 10% रिडक्शन हो जाती है, तो अब जो आदमी है वो 22 kg, क्या चावल, 22 kg राइस ज्यादा ले पा रहा है सेम प्राइस में, 250 रुपीज में। तो हमें ओरिजिनल प्राइस बताना है। तो इसकी देखो सबसे इजी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है कि उसको कितना अमाउंट सेव करना चाहिए था। देखो अगर प्राइस में रिडक्शन हो रही है, चावल की प्राइस में रिडक्शन हुई 10% की, तो उसको कायदे से 250 का 10% इतना अमाउंट उसको सेव करना चाहिए था। ही शुड हैव सेव्ड दिस अमाउंट, ही शुड हैव सेव्ड दिस अमाउंट। पर देखो वो सेव नहीं कर पाया। उसने क्या करा, उसने सेव करने के बजाय क्या सोचा कि मैं अब ये जो प्राइस रिडक्शन हुआ है इसके जरिए मैं 22 kg चावल अब एक्स्ट्रा ले लेता हूँ। ठीक है, वो पैसा घर ले जाने की बजाय उसने उस पैसे का 22 kg चावल एक्स्ट्रा ले लिया। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि डायरेक्ट मैं बोल सकता हूँ रिड्यूस्ड प्राइस पर केजी ऑफ राइस। क्या हो जाएगा कि इतना अमाउंट उसको सेव करना था, पर उसने सेव नहीं करा, उसने इतने अमाउंट को क्या ले लिया, 22 kg चावल ले लिया। अपॉन में कर दो 22, तो ये आ गया आपका रिड्यूस्ड प्राइस पर केजी। यानी कि 25, देखो 10% कितना होता है 250 का, 25 ही होता है, तो 25/22 ये आ गया रिड्यूस प्राइस। पर हमसे रिड्यूस प्राइस नहीं पूछा, हमसे पूछा है ओरिजिनल प्राइस। अब ओरिजिनल प्राइस और रिड्यूस प्राइस की हम रेशो बना सकते हैं, ओरिजिनल और रिड्यूस्ड। फर्स्ट लाइन में दिया था कि प्राइस जो है वो 10% रिड्यूस हुआ था, 10% यानी कि -1/10। कि अगर पहले 10 यूनिट था तो अब 1 यूनिट कम हो गया, अब 9 यूनिट हो गया। मतलब इस 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 25/22। हमें चाहिए इस 10 यूनिट की वैल्यू, तो कितनी आ जाएगी, 25/22 इंटू 9 इंटू 10। ये हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर। 2 से कट गया 11, 5 यानी कि 125/99। 99 से काटूंगा तो 1, फिर बचा 26, तो जाएगा 2 पे, तो 1.2 समथिंग। तो देखो एक ही ऑप्शन है 1.2 से स्टार्ट होता हुआ, तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा आंसर हो गया। ठीक है। इसमें बोले कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ्स लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो जब मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करना है तो मैं एक्स और वाई की वैल्यूज पता कर लेता हूँ इन दोनों इक्वेशन को यूज करके। तो 12x + y - 8, इसको मैं लिखता हूँ 12x + y = 8। और ये हो जाएगा 2x + 3y = -10। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
मैं इसको 3y बनाना चाहता हूँ, तो अब ये इक्वेशन क्या बन जाएंगी, ये हो जाएगी 36x प्लस 3y इज इक्वल टू 24, और नीचे वाली को एज इट इज रहने दो, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -10। ठीक है, ये थी मेरी फर्स्ट, ये सेकंड। अब मैंने इसको चेंज करा, तो ये थर्ड बोल दो और इसको आप सेकंड बोल दो। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 में से 2x गया तो कितना हो गया 34x, 3y से 3y कट जाएगा, ये हो जाएगा 24 माइनस -10 यानी कि 34। तो यहाँ से x कितना आ गया 1। अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। मैं y के लिए इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देता हूँ, 3y इज इक्वल टू -10। 3y कितना आ गया -12, तो यहाँ से y आ गया -4। तो मैंने x की भी वैल्यू निकाल दी और मैंने y की भी वैल्यू निकाल दी। अब मुझे बस ये चेक करना है कौन से ऑप्शन इन दोनों वैल्यूज पे सेटिस्फाई हो रहा है। तो देखो x1 है, मैं ऊपर लिख देता हूँ x1 y -4। अब थ्रू ऑप्शन चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, +4 +5। तो देखो ये कितना बना, 3 4 7 5 12। तो ये जीरो तो बना नहीं, तो मतलब ये नहीं हो सकती। फिर सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, 3 इंटू 1 -4 -1, ये हो गया 4 -5, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी आंसर नहीं है। फिर 2 इंटू 1 -4, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -5, तो 6 -5 1 विच इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी आंसर नहीं। ऑप्शन नंबर 4 मेरा आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इसको चेक भी कर लेना, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -4 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। इसमें दिया है कि वर्क हैज टू बी कंप्लीटेड इन 100 डेज, x नंबर ऑफ men आर एम्प्लॉयड बट इट इज फाउंड दैट ओनली हाफ ऑफ द वर्क इज डन इन 60 डेज। ठीक है, अब इसमें तो देखो MDH वाला फॉर्मूला लग जाएगा, m1d1h1 अपॉन वर्क 1 इज इक्वल टू m1d2h2 अपॉन वर्क 2। अब इसमें हमें देखो, इसमें क्या होता है, m का मतलब होता है नंबर ऑफ मैन, d का मतलब होता है नंबर ऑफ डेज, h का मतलब नंबर ऑफ आवर्स, और W1 का मतलब वर्क। ठीक है, अब यहाँ पे आवर्स में तो कोई बात हो नहीं रही, तो हम सीधा सीधा इसको इग्नोर कर देते हैं। बस फॉर्मूले में m1d1 अपॉन वर्क 1 यूज होगा, और सामने ऐसी m2d2 अपॉन वर्क 2। अब इन्होंने क्या बोला था कि एक काम को कंप्लीट होने में 100 दिन लगते हैं, और उसके लिए इन्होंने x नंबर ऑफ मैन एम्प्लॉय करे, और हमसे उन्हीं का नंबर पूछा है, हाउ मेनी मैन वर इनिशियली पुट टू वर्क। तो मैंने नंबर ऑफ मैन इनिशियली x मान लिया। तो उन्होंने कितने दिन काम करा, 60 दिन काम करा, अपॉन वर्क कितना कंप्लीट करा उन्होंने, उन्होंने ओनली हाफ ऑफ द वर्क कंप्लीट करा, तो अपॉन 50% काम लिख सकता हूँ मैं, 50% काम करा उन्होंने। और नेक्स्ट केस में क्या हुआ कि एडिशनल 40 मैन वर ज्वाइंट, एडिशनल 40 यानी कि अब टोटल नंबर ऑफ मैन कितने हो गए, x प्लस 40। अब उन्होंने उनसे पूछा है कि वो उनको ज्वाइन कराया गया टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। तो देखो 60 दिन तो ऑलरेडी काम हो चुका था, अब 100 दिन में काम कंप्लीट करने के लिए इनको कितने दिन में काम कंप्लीट करना होगा, इन एडिशनल आदमी जो आए हैं इनको 40 दिन में काम खत्म करना होगा। तो यानी कि D2 कितना हो जाएगा 40 अपॉन, और देखो 50% काम हो गया था, तो इनको भी 50% ही काम करना है, तो अपॉन 50%, सेम काम है। तो देखो ये तो आपस में कट ही गए, 0 से 0 कट गया, 2 से कट गया, तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 80, x आ गया यहाँ से 80। ऑप्शन नंबर 3 मेरा आंसर हो गया। इसमें दिया थिएटर क्लब मीट्स स्कूल ऑडिटोरियम एवरी 28 डेज, और पोइट्री क्लब मिलता है सेम प्लेस पे एवरी 20 डेज। और अगर आज वो आए हैं, दोनों ग्रुप्स आज आए हैं, तो बताओ और फिर कब वो सेम डे पे मिलेंगे। तो जब भी हमें किसी दो चीज़ों को, 2 3 4 कितनी भी चीज़ों को अगर हमें साइमल्टेनियसली कराना होता है, इफ़ वी हैव टू मेक देम अकर एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली हमें उन्हें कराना होता है, तो हम उस केस में क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम किसका ले लेंगे, 28 और 20 का। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, सबसे बड़ा नंबर ले लो पहले, तो 28 लिख दो। अब देखो 20 में कौन सा फैक्टर इसका कवर हो चुका है, देखो ये होता है, मेंटली करना होता है आपको, ये होता है 4 इंटू 7, ये होता है 4 इंटू 5। 4 तो देखो उसका यहाँ पे आ चुका है, पर 5 नहीं दिख रहा मुझे कहीं, तो आप बस 5 से और मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि 140 डेज बाद वो दोबारा मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 3। इसमें दिया कि x इज द स्मॉलेस्ट नंबर, अच्छा, विच व्हेन डिवाइडेड बाय इतना लीव्स अ रिमाइंडर 7 इन ईच केस। अब देखो ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, इसको भी हम स्किप करेंगे, राउंड 2 में करते हैं इसको। इसमें दिया गया मैन बॉट सम मैंगोज एट रुपीज 12 पर डजन एंड बॉट सेम नंबर ऑफ मैंगोज एट रुपीज 10 पर डजन, ही सोल्ड दीज मैंगोज एट रुपीज 13 पर डजन एंड गेन रुपीज
160, ठीक है। तो हमसे टोटल नंबर ऑफ मैंगोज पूछा है, तो मैंने क्या करा, लेट टोटल मैंगोज बी 2x, मैंने 2x मान लिया। तो उसने कुछ मैंगोज 12 के खरीदे थे, 12 पर डजन, और सेम नंबर 10 पर डजन में खरीदा था। तो याद देखो 2x मैंने इसलिए माना है क्योंकि x उसने खरीदे 12 पर डजन पे, तो यानी कि 2x डजन बोल देते हैं इसको ना, क्योंकि डजन में बात हो रही है, तो 2x डजन, ठीक है। अब उसने x डजन खरीदे 12 के, 12 पर डजन, तो x इंटू 12, ये हो गया प्राइस। और उसने सेम नंबर यानी कि x खरीदे 10 पर डजन के प्राइस में, तो ये तो हो गई उसकी देखो CP। और अब अगर मैं बात करूं SP की, तो उसने सेल करा एट 13 पर डजन, 13 पर डजन पे सेल करा, और टोटल क्वांटिटी कितनी थी, 2x। इसमें से इसको जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट इन्होंने हमें SP माइनस CP होता है ना प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, प्रॉफिट गिवन है 160। बस इसको आपको सॉल्व करना है, 26x माइनस 12 इंटू 10, सॉरी 12 प्लस 10, 22x इज इक्वल टू 160, 4x इज इक्वल टू 160। तो यहाँ से x नहीं, हमें तो 2x चाहिए ना, टोटल नंबर हमने 2x माना है, तो देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 80 डजन। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 मेरा आंसर हो जाएगा। इसमें हमें रीना, मीना और टीना की इन्वेस्टमेंट कैपिटल बता रखी है, रेशो बता रखी है, ठीक है। रीना, मीना, टीना, रेशो है 1/3, 1/4, 1/16। तो इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 48। तो 48 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि डिनोमिनेटर कट जाए। तो इसकी 3 से कट जाएगा 16 पे, 4 से कट जाएगा 12 पे, 16 से कट जाएगा 3 पे। तो ये बन गई इनकी रेशो रीना, मीना, टीना की। और डिफरेंस दे रखा है प्रॉफिट का रीना और टीना का, ये जो डिफरेंस है 13, 13 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 10101। हमसे पूछा है प्रॉफिट अर्नड बाय मीना, मतलब हमसे 12 यूनिट की वैल्यू पूछी है। तो देखो 10101 को मैं लिख सकता हूँ 3 7 13 37, ठीक है। बेसिकली ये प्राइम फैक्टराइजेशन होती है 10101, आपको इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन याद होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत यूज होता है एसएससी में। तो 3 7 13 37, 13 से ये देखो कट गया 13, तो यानी 12 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 7 21 इंटू 37 इंटू 12। तो आपका आंसर हो जाएगा ये फाइनल। अगर मैं यूनिट डिजिट चेक करूं तो 1 इंटू 7 7 इंटू 2 14, और मतलब यूनिट डिजिट 4 होगी, तो ये आंसर नहीं है। इन दोनों में से आंसर हो सकता है, पर देखो उन्होंने नन ऑफ दी अबव भी दे दिया, तो हो सकता है कि इन दोनों में से कोई आंसर ना हो। तो इसको हम क्या करते हैं, फॉर टू बी ऑन द सेफर साइड हम इसको पूरा सॉल्व भी कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 12 1 12, 12 2 24, 252 इंटू 37, 7 2 14, 7 5 35, 3 2 6, 41 42, 7 2 14, 5 3 15, 29, 33, 3 2 6, 9 3 2 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 मेरा आंसर होगा, ठीक है। इसमें दिया कि फर्स्ट 10 ओवर्स में रन रेट था 3.2, ठीक है। और व्हाट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 ओवर्स टू रीच द टारगेट ऑफ 282 रन्स। तो बताओ रन्स का फॉर्मूला क्या होता है, रन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ओवर इनटू रन रेट, ठीक है। बस यही सिंपल सा फॉर्मूला में लगाना है अब यहाँ पे टोटल रन्स के लिए। मैं ये फॉर्मूला लगाता हूँ, देखो। तो फर्स्ट केस में नंबर ऑफ ओवर कितने हैं, 10 है, रन रेट कितना है 3.2, प्लस 40 ओवर्स हैं अब, और इसका हमें रन रेट बताना है, तो इसका रन रेट हमने x मान लिया। तो टोटल रन्स कितने हैं 282, इज इक्वल टू 282 पुट कर दो, बस आपका आंसर आ गया 40x इज इक्वल टू 282 माइनस 32, 40x इज इक्वल टू 250, x आ गया 25/4 यानी कि 6.25, ऑप्शन नंबर 1 मेरा आंसर हो गया। इसमें दिया कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 42, और एंगल बना रहा है जो सेंटर पे वो 150 डिग्री है, बताओ लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2πr। अब थीटा की वैल्यू पुट, बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, 150/360, 2 इंटू 22/7, और रेडियस है 42। 7 से कट गया 6 पे, 6 से कट गया ये 60, 0 से 0 कट गया, 2 से कट गया ये 3 पे, 3 से कट गया ये 5 पे, 22 इंटू 5 110 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3 मेरा आंसर हो जाएगा। इसमें दिया है कि ए और बी एक काम को 8 दिन में करते हैं, ठीक है, बी और सी 12 दिन में। अब देखो ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, इसको हम स्किप कर देते हैं, अभी राउंड 2 में करेंगे।
इसमें दिया गया ट्रेन ए टेक्स 2 hours लेस देन ट्रेन वाई टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 192 किलोमीटर. देयर एवरेज स्पीड्स डिफर बाय 16 किलोमीटर पर आवर. हाउ लॉन्ग डज द फास्टर ट्रेन टेक टू कवर द जर्नी. तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ईजी होते हैं थ्रू ऑप्शंस, पर उसके लिए आपको सबसे पहले एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, उसके बाद आप थ्रू ऑप्शंस कर सकते हो उसको, इसको इजीली सॉल्व. ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है. तो देखो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली इसमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा देंगे. एवरेज स्पीड क्या होती है, स्पीड क्या होती है बेसिकली डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, तो बस आप डिस्टेंस लिखो पहले, तो कितना है 192. और हम देखो क्या करते हैं कि लेट, हमने मान लिया कि लेट स्पीड जो हमसे पूछा है ना, आप उसी को मान लिया करो. तो लेट स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन, सॉरी हमसे टाइम पूछा है ना, तो लेट टाइम ऑफ फास्टर ट्रेन बी कैपिटल टी. हमने टी मान लिया, टाइम मान लिया उसका टी. तो अब देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाते हैं कि फर्स्ट वाली जो ट्रेन है, एक्स ट्रेन है ना, यही फास्ट है, इसी को 2 घंटे कम लगते हैं तो यही फास्ट हुई है ना. तो 192, इसको इसको टाइम कितना लगेगा 190, सॉरी स्पीड कितनी होगी इसकी 192 अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम. और इसकी स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, तो माइनस का साइन लगाओ. और फिर से डिस्टेंस सेम है 192. अब सेकंड ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, सेकंड ट्रेन को इससे 2 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं. देखो अगर एक्स को 2 घंटे कम लगते हैं वाई से, तो वाई को उससे 2 घंटे ज़्यादा लगेंगे. तो यानी कि जो स्लो ट्रेन है उसको t+2 आवर लगते हैं. और ये जो स्पीड का डिफरेंस है, ये देखो ये इसकी स्पीड हो गई एक्स की, और ये स्पीड हो गई वाई की. इसी का तो डिफरेंस इन्होंने दे रखा है हमें 16, तो इक्वल टू को साइन लगाओ और लिख दो 16. अब चले जाओ आप थ्रू ऑप्शंस. तो देखो यहाँ पे ऑप्शंस में टी की वैल्यूज दे रखी है, बेसिकली ये सारी टी हैं. आपको चेक करना है किस पे सेटिस्फाई हो रही है. तो टी को अगर मैं देखो 3 पुट करूंगा, टी अगर मैंने 3 पुट करा यहाँ पे, तो 3+2 5 अपॉन में तो देखो 5 आ गया. फिर तो ये आंसर डेसिमल में आएगा, और यहाँ तो कहीं मुझे डेसिमल नहीं दिख रहा, तो मतलब सीधा सीधा ये तो आंसर है नहीं. फिर टी पुट करो 4, तो अगर मैं यहाँ पे 4 पुट करूंगा, तो 4+2 कितना हो गया, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 4. तो यहाँ पे इसको एक बार चेक करते हैं, क्या पता इससे आंसर आ जाए. ऑप्शन नंबर बी से, तो 192/4 माइनस 192/6, 4 से कट गया, 4 4 16, 4 8 32, 6 2 12, सॉरी 6 3 18, 6 2 12. तो देखो ये आ गया 16, तो ये दोनों मैच हो गए. तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 मेरा आंसर है. आपको बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है. इसमें दिया क्या, बर्ड मेक्स अ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विद अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड. ठीक है, बर्ड हमने यहाँ पे मान ली कि यहाँ पे बर्ड है, तो ये 30 डिग्री का डिप्रेशन एंगल बना रही है ऑन द ग्राउंड विद अ पर्सन. आफ्टर फ्लाइंग 60 मीटर्स एट द सेम हाइट द एंगल ऑफ डिप्रेशन बिकम्स 60 डिग्री. तो देखो 60 डिग्री बनाने के लिए बर्ड को इस तरफ आना पड़ेगा. ठीक है, ये इस तरफ आई कितना 60 मीटर. तो अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, मैं इसको इससे ज्वाइन कर देता हूँ. ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, अब ये पूरा बन गया 60 डिग्री. ठीक है, थोड़ा सा अंदर को लिखता हूँ. ये पूरा एंगल कितना है 60 डिग्री. इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूँ, तो ये दोनों हाइट देखो सेम है बेसिकली, ये भी हाइट सेम है, ये भी हाइट सेम है. तो इसने पूछा एट व्हाट हाइट इज द बर्ड फ्लाइंग, हमसे मतलब यही वाली हाइट पूछी है, या तो ये या ये. तो अब देखो आपको मैंने ये सिखा रखा है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसमें एक एंगल 60 डिग्री होता है. तो 60 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है √3, नीचे वाली 1, ऊपर वाली 2. तो मैंने इनकी साइड्स लिख दी, ये √3, ये नीचे वाली 1, और ये 2. ठीक है, अब अगर मैं 30 डिग्री वाले पे चले जाऊँ, अभी तो मैंने ये वाला ट्राइंगल देखा था, अब मैं देखूंगा देखो ये वाला ट्राइंगल खाली, दूसरे वाले ट्राइंगल को एकदम इग्नोर करूंगा. इसमें क्या एंगल है 30 डिग्री, और आपको मैंने ये सिखा रहा कि 30 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है 1 होती है, नीचे वाली √3 और ऊपर वाली 2. ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे अब 1 मत लिखो, क्योंकि आपने ऑलरेडी इस साइड को √3 मान लिया है, ये भी तो √3 ही है ना, सेम हाइट है दोनों. तो ये भी अगर √3 है, तो देखो कायदे से क्या होती है 1 √3 और 2 ये रेशो थी. तो 1 की जगह √3 लिखा है, तो √3 की जगह कितना लिख जाएगा, ये इंटू √3 कर दिया हमने, तो इसको भी इंटू √3 कर दो. मतलब ये पूरी साइड कितनी हो जाएगी √3 इंटू √3 3 हो जाएगी. तो ये पूरी साइड, इतनी साइड 1 है, ये पूरी साइड 3 है,
तो ये बची हुई साइड कितनी हो गई, 2 यूनिट, ठीक है। और इस 2 यूनिट की वैल्यू हमें गिवन थी, इस 2 यूनिट की वैल्यू 60 मीटर गिवन है। हमसे क्या पूछिए, एट व्हाट हाइट इज द बर्ड फ्लाइंग, हमसे √3 यूनिट की वैल्यू पूछिए। तो 2 से कट गया 30 पे, 30 √3 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसमें दिया कि फ्लोर ऑफ अ रूम मेजर्स 4.5 मीटर इंटू 3 मीटर, मतलब ये लेंथ ये ब्रेथ रेक्टेंगुलर शेप में। हमसे पूछा मिनिमम नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर मार्बल स्लैब्स ऑफ इक्वल साइज रिक्वायर्ड टू कवर द एंटायर फ्लोर। तो जब भी ये क्वेश्चन आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो हमें क्या करना होता है कि स्क्वायर की जो साइड है वो होगी HCF, स्क्वायर्स साइड इज इक्वल टू HCF ऑफ लेंथ और ब्रेथ, उसकी कितनी थी 4.5 एंड 3, तो HCF कितना हो जाएगा इसका 1.5। तो हमने स्क्वायर की साइड बता दी 1.5। अब हमसे नंबर ऑफ स्लैब पूछा है, तो नंबर ऑफ स्लैब आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। बस ये फॉर्मूला लगाना था। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 4.5 लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर होता है ना, तो 1.5 इंटू 1.5, 1.5 से कट गया ये 2 पे, 1.5 से कट गया ये 3 पे, 6, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 मेरा आंसर होगा। इसमें दिया अगर मैन लेंट आउट 14,000 एट 5% सिंपल इंटरेस्ट और 19,000 एट ₹6% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, तो हमसे 3 साल बाद का उसका प्रॉफिट पूछा है, इनकम पूछी है। तो बताओ एक साल में उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। 14,000 का 5% कितना होता है, 700 रुपये। मेंटली कर सकते हो आप, देखो इस चीज़ को। और 19,000 का 6% कितना होता है, 190 इंटू 6, यानी कि 1140। तो एक साल में कितना इंटरेस्ट मिला, 1840 रुपीज़। तो हमें 3 साल का बताना था। 3 साल का कितना हो जाएगा, 1840 इंटू 3, यानी कि पीछे ये हो गया 5400 प्लस 120, यानी कि 5520, ऑप्शन नंबर 4 मेरा आंसर हो जाएगा। इसमें दिया कि ए सेल्स इज गुड्स एट 20% चीपर देन बी एंड 20% डियरर देन सी, मतलब 20% चीपर बेचता है और 20% डियरर, मतलब सी से 20% ज्यादा का प्राइस वो रखता है ए, ठीक है। हमसे पूछा हाउ मच परसेंटेज इज सी इज गुड्स चीपर और डियरर देन बी। तो ए बी सी के हम उसकी सीपी की, सॉरी एसपी की वो बना लेते हैं रेशो। तो ए सेल्स करता है 20% चीपर देन बी, यानी कि बी अगर 5 पे सेल करता है तो ए 4 पे सेल करेगा, ठीक है। 20% कम, यानी कि -1। और 20% डियरर देन सी, कि अगर सी 5 पे सेल करता है तो जो ए है वो उसको, ये देखो 4, चलो मैं रेशो को साइन नहीं लगा रहा अभी, 5, और जो ए है वो उसको 6 पे सेल करेगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पे ए 4 है, यहाँ पे 6 है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इनको सेम बनाने के लिए इसको हमें बेसिकली इनका एलसीएम बनाना पड़ेगा। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है। तो 12 बनाने के लिए 4 को 3 से, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये दोनों को आप 2 से कर दो मल्टीप्लाई, और इन दोनों को आप, सॉरी इन दोनों को 3 से, इन दोनों को 2 से। तो जो इनकी कंबाइंड रेशो है वो कितनी बन जाएगी, 4 3 12, 5 3 15, 5 2 10। अब हमसे पूछा है कि सी कितना चीपर या डियरर है देन बी, तो बी से कितना चीप है, 5 कम है, 5 चीपर है। तो देयर फोर परसेंटेज इज इक्वल टू 5/15 इंटू 100, यानी कि 33, 1/3%। 1/3 आ गया था ना, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। इसमें दिया कि एरोप्लेन कवर्स अ डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 190 किलोमीटर पर आवर इन 7 आवर्स। टू कवर द डिस्टेंस इन 4 3/4 आवर्स इट मस्ट ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ व्हाट। इजी क्वेश्चन है। तो हमसे स्पीड पूछिए, स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब फर्स्ट इक्वेशन से, फर्स्ट लाइन से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो कि स्पीड थी 190 और टाइम था 7, ये आगे डिस्टेंस अपॉन में। अब क्या टाइम लग रहा है, इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 19/4, 4 ऊपर चला जाएगा, 19 से 19 कट गया, कितना आ गया 280 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 3 मेरा आंसर हो जाएगा। देखो इसका हमें एलसीएम बताना है, तो जब भी फ्रैक्शन का एलसीएम लेते हैं तो हम क्या करते हैं, एलसीएम ऑफ 2 6 और 5 और अपॉन में HCF लेते हैं जो डिनोमिनेटर था, ठीक है।
तो 265 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 6 30, और 3 5 और 4 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 ही हो गया बेसिकली। तो मतलब 30 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। इसमें दिया कि आर्टिकल सोल्ड एट अ रेट ऑफ 3753 earned a profit of rupee of 11% more than that of the loss incurred when the same article sold at rupees 1432। ठीक है, हमें सीपी बतानी है। तो सीपी देखो कहीं यहाँ पे मिडिल में है। फिर जब हमने उसको लॉस पे सेल कर, लॉस मान लो 100 यूनिट लॉस हुआ, ठीक है, तो उसने कितने पे सेल करा उसको, 1432। और अब अगर वो उसको 3753 पे सेल करता है तो उसको 11% ज्यादा प्रॉफिट होता है जो उसको पहले लॉस हो रहा था। तो 100 का 11% क्या हो गया, देखो यानी कि ये जो लॉस हो रहा है, अब इसका 11% ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो 100 का 11% क्या होता है, 11 ही होता है। मतलब इस बार उसको 111 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। 3753 माइनस 1432, 3 में से 2 गए 1, 5 में से 3 गए 2, 7 में से 4 गए 3, 2321। ठीक है, और यूनिट में ये गैप कितना है, ये तो आ गया एक्चुअल गैप, और यूनिट में कितना गैप है देखो, ये 111 यहाँ पे और 100 यहाँ पे, यानी कि 211, यानी कि ये 211 यूनिट की वैल्यू है 2321। अब हम 211 से इसको काट देते हैं, 211 से देखो ये एक पे कट जाएगा और फिर दोबारा एक पे कट जाएगा, है ना। तो यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 11। तो अब हमें सीपी निकालनी है, तो या तो आप लॉस पता कर लो या फिर आप ये पता कर लो। तो देखो ये पता करना ज़्यादा ईजी है। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू अगर 11 है तो 100 यूनिट की वैल्यू 1100 हो जाएगी। मतलब उसको 1100 का लॉस हो रहा था। ठीक है, 1100 रुपीज़ का लॉस हो रहा था जब वो उसको 1432 में सेल कर रहा था। तो सीपी कितनी आ गई, 1432 प्लस 1100, 2532। ऑप्शन नंबर 2 मेरा आंसर हो गया। इसमें हमें रेडियस और हाइट की रेशियो दे रखी है राइट सर्कुलर कोन की, और उसकी वॉल्यूम दे रखी है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 πr²h। ठीक है, 1/3, वॉल्यूम हमें दे रखी है 528, पाई लेना है 22/7। रेडियस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो रेडियस आप मान लो 3x और हाइट मान लो 7x। तो रेडियस हो जाएगी 9x², हाइट हो जाएगी 7x। अब 7 से 7 कट गया, 3 से ये 3 कट गया, 3 से कट जाएगा ये, 3 2 6, सॉरी 3 1 3, 3 7 21, 3 6 18, 22 से कट गया ये 8 पे। तो यहाँ से x³ आ गया 8, x आ गया 2। तो हमें क्या बतानी है, हाइट बतानी है। तो हाइट थी 7x, यानी कि 7 इंटू 2 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें बोला है कि एवरेज वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 43 kg। फिर उसमें 4 और स्टूडेंट्स आए जिनका इतना इतना वेट था। तो हम देखो नेट डिविएशन चेक करते हैं कि नेट डिविएशन कितनी हुई। सबसे इजी इसकी ट्रिक यही है, शॉर्ट ट्रिक फाइंड आउट करने की। नेट डिविएशन कितनी हुई, नेट डिविएशन हो जाएगी, हमें देखो इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा कि पहले 43 एवरेज थी और फिर एक बच्चा आया 43 kg का। तो डिविएशन कितनी है, 0 की डिविएशन है। तो मतलब चलो मैं इसको लिखने के लिए लिख देता हूँ कि 0 की डिविएशन। फिर नेक्स्ट बच्चा जो है 36.5, उसमें कितनी डिविएशन हो रही है, उसमें देखो 3.5 प्लस 3 माइनस 6.5, इतना केजी कम है वो। फिर नेक्स्ट वाला देखो 0.5 प्लस 3 माइनस 3.5 केजी कम है, और लास्ट वाला 1 केजी कम है। ठीक है, तो ओवरऑल डिविएशन कितनी आ गई, 6 3 9 10 और ये 11। मतलब ओवरऑल 11 केजी कम हो गया, 11 केजी कम की डिविएशन है। और हमें क्या बताया कि एवरेज वेट बिकम्स 500 ग्राम्स लेस देन बिफोर। कि अब जो टोटल बच्चे थे, जो पहले मान लो x बच्चे थे और फिर 4 बच्चे और आ गए, है ना, 4 बच्चे और आ गए, तो अब टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, x+4। कि अब इन x+4 स्टूडेंट्स का ना हर बच्चे का वेट 500 ग्राम कम हो गया। तो मतलब पर स्टूडेंट, पर स्टूडेंट पे डिविएशन कितनी है, पर स्टूडेंट पे डिविएशन हो रही है -0.5 kg, 500 ग्राम, है ना। तो मैं अब बता सकता हूँ टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स कितनी हो जाएगी। फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट, नेट डिविएशन, नेट डिविएशन
अपॉन पर स्टूडेंट डिविएशन, ठीक है। नेट डिविएशन 11, पर स्टूडेंट डिविएशन 0.5, कितनी आ गई 22। तो टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स है 22। हमसे पूछा इनिशियली कितने थे, तो देखो 22 थे। 22 कब बने थे, जब 4 स्टूडेंट्स आए थे, तो हमें 4 स्टूडेंट कम करने पड़ेंगे। तो मतलब इनिशियली स्टूडेंट्स कितने थे 22 माइनस 4 18, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 मेरा आंसर हो जाएगा। इसमें दिया कि स्टूडेंट वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस एट 5 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज हिज स्कूल 10 मिनट लेट। इफ हिज स्पीड हैड बीन 6 किलोमीटर पर आवर ही वुड हैव रीच्ड 15 मिनट्स अर्ली, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना, डिस्टेंस तो पहले भी उतना ही था उसके घर से स्कूल तक का, और अब भी सेम रहेगा, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो जब भी फॉर्मूला लिखा होता है मतलब इस तरीके से कि a इज इक्वल टू बी इंटू सी, तो उस केस में अगर a कांस्टेंट है तो b और c की रेशो रिवर्स होती है। तो मैं बोल सकता हूँ कि स्पीड और टाइम की रेशो रिवर्स होगी। तो मैं लिखता हूँ सबसे पहले स्पीड की रेशो। तो देखो स्पीड की रेशो कितनी हो गई कि स्पीड पहले 5 थी तो अब 6 हो गई। तो टाइम की रेशो इसका ऑपोजिट हो जाएगा कि टाइम पहले 6 लगता था तो उसने 5 कर लिया टाइम, मतलब उसने 1 यूनिट टाइम कम कर लिया। अब एक्चुअल में उसने कितना टाइम करा है देखो, पहले वो 10 मिनट लेट होता था, पहले उसे 10 मिनट ज़्यादा लगते थे, अब उसे 15 मिनट कम लगते हैं, ठीक है। 15 मिनट कम लगते हैं, तो उसने अपना टाइम कितना कम कर लिया, उसने अपना टाइम कर लिया 25 मिनट कम, ठीक है। मैं इसको अलग से लिख देता हूँ, पहले 10 मिनट टाइम ज़्यादा लगता था, अब 15 मिनट कम लगते हैं, तो उसने टाइम अपना कितना कम करा 25 मिनट। और हमारे हिसाब से यूनिट में कितना कम करा है, 1 यूनिट कम करा है। तो इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 25 मिनट। हमसे पूछा डिस्टेंस ऑफ स्कूल, तो डिस्टेंस के लिए हम पहले टाइम पता कर लेते हैं, कोई सा भी एक टाइम पता कर लेते हैं। तो मैं इस ऊपर वाली क्वेश्चन का यूज़ करके डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। तो मैं 6 यूनिट की वैल्यू पता कर लेता हूँ। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 × 6, मतलब इनिशियली उसको 150 मिनट लगते थे, 150 मिनट कह लो या फिर 150/60 आवर लगते थे, ठीक है। तो अब देयरफॉर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, फर्स्ट केस उठा लिया हमने, स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर और टाइम हमने निकाल दिया 150/60, 0 से 0 कट गया, 3235, 25/2 यानी कि 12.5 किलोमीटर, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 मेरा आंसर हो जाएगा। इसमें हमें डायमीटर दे रखा है मेटालिक स्फेयर का 6 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस 3 सेंटीमीटर है। स्फेयर इज मेल्टेड, मतलब अब देखो मेल्ट की बात हो रही है तो वॉल्यूम की, हमें वॉल्यूम से खेलना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, फिर क्या बोला, ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, कि मतलब इसको अब एक वायर में कन्वर्ट कर दिया। और वायर किस शेप में होती है, देखो वायर एक सिलेंडर की शेप में होती है। तो यानी कि अब हमें बेसिकली वॉल्यूम ऑफ स्फेयर को और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को इक्वेट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आर हमें गिवन है 3, तो 3 क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई, हमें देखो इसकी रेडियस पता करनी है सिलेंडर की, तो रेडियस को हम आर स्क्वायर बोल देते हैं, इंटू हाइट कितनी है 36 मीटर। पर अगर ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, ये हो जाएगा 3600 सेंटीमीटर। बस अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो पाई से पाई कट गया, 3 से ये कट गया 9, ये 9 हो जाएगा। और 4 9 36, ये पूरा कट गया इससे, ये हो गया 100। तो आर स्क्वायर आ गया 1/100, रेडियस आ गई 0.1 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 मेरा आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए प्राइस ऑफ फ्रूट्स इज इंक्रीज बाय 25 kg, तो कंजम्पशन कितनी डिक्रीज करी जाए कि एक्सपेंडिचर सेम रहे। तो इसमें देखो सेम फॉर्मूला कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन, ये सेम उसी फॉर्मेट में ए इज इक्वल टू बी इंटू सी, कि अगर ये कांस्टेंट है, ये हमें कांस्टेंट रखना है, सेम रखना है, तो इनकी रेशो रिवर्स करनी पड़ेगी। तो प्राइस जो है वो इंक्रीज हुआ 25%, यानी कि 4 से 5 हो गया। तो कंजम्पशन हमें 5 से 4 करनी पड़ेगी, यानी कि 1/5 इंटू 100 रिड्यूस करनी पड़ेगी। तो 20% रिड्यूस होगी, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये इक्वेशन है, हमें एक्स की वैल्यू बतानी है। तो आप या तो देखो 5 की ले लो वैल्यू या 3 की ले लो वैल्यू, दोनों में से किसी एक की ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं 5 ले लेता हूँ। 5
कितना हो जाएगा वैल्यू, देखो ऊपर 2x है और एक बार यहाँ पे भी तो 5x है, तो जब नीचे से ऊपर जाता है तो ये पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो 2x माइनस एक्स, ये किसके इक्वल होगा 625। 625 होता है 25 का स्क्वायर और 25 होता है 5 का स्क्वायर, तो ये लिख सकता हूँ बेसिकली मैं 5 की पावर 4। तो बस अब पावर कंपेयर कर लेते हैं, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी कि x इज इक्वल टू 4। ऑप्शन नंबर 2 मेरा आंसर होगा। अब हम चले जाते हैं जो क्वेश्चन हमने स्किप करे थे। एक हमने ये क्वेश्चन स्किप करा था, ये देखो अच्छा क्वेश्चन है कि x स्मॉलेस्ट नंबर है ऑफ 5 डिजिट्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय ये सारे नंबर्स लीव्स द रिमाइंडर 7 इन ईच केस। तो ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, मैं अभी बस स्मॉलेस्ट नंबर की बात कर रहा हूँ, 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नहीं, बस अभी स्मॉलेस्ट नंबर की बात कर रहा हूँ। तो वो कैसे निकलेगा, एलसीएम ऑफ 10, 15, 24, 35 और 42 इंटू के प्लस 7। ये सबको आपको फॉर्मूला पता होगा कि ये हमें नंबर कैसे निकलता है, इंटू के। तो अब देखो हम सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं 10, 15, 24, 35 और 42 का। तो एलसीएम निकालने के लिए पहले सबसे बड़ा नंबर लिख दो 42, ठीक है। फिर लाइन वाइज चलते हैं, 42 को जब मैं 35 से डिवाइड करूंगा तो 7 से कट जाएगा 6 पे, 7 से कट जाएगा 5 पे, तो जो भी डिनोमीटर बचे ना आपको सीधा उससे मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। 42 इंटू 5, तो अभी तो हम दो नंबर्स लिख चुके हैं, दो नंबर्स का हम एलसीएम लिख चुके हैं। फिर आ गया 24, तो अब जो आप नंबर लिख चुके हो 42 इंटू 5 उसको डिवाइड करो 24 से, तो ये 6 से कटेगा, 6 4 24, 6 7 42। तो अब की इस केस में डिनोमीटर क्या बचा, 4 बचा, तो यहाँ पे लिख दो 4, ठीक है। फिर 15 है, तो अब देखो 42 इंटू 5 इंटू 4 को 15 से डिवाइड करो, 5 से कट जाएगा 3 पे, 3 से कट जाएगा 14 पे, डिनोमीटर में तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा खाली, तो इसको लिखने की नीड नहीं है। फिर बचा 10, तो 10 भी देखो, 10 का भी आप डायरेक्ट देख सकते हो कि 10 क्या होता है, 2 इंटू 5 होता है, 5 इसके अंदर आ गया और 2 इसके अंदर भी आ गया, इसके अंदर भी आ गया, तो और कुछ लिखने की नीड नहीं है। ये आ गया इनका एलसीएम, सबसे शॉर्ट ट्रिक एलसीएम निकालने की, इंटू के प्लस 7, ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर। पर हमें स्मॉलेस्ट नंबर नहीं बताना, हमें बताना है कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। अब 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है, ये 1 2 3 4, ये होता है स्मॉलेस्ट नंबर। ये कितना आ गया था, सॉरी इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये हो गया 840 के प्लस 7। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है कि हमें ये के फाइंड आउट करना है, ठीक है। के कैसे फाइंड आउट करेंगे, के होता है बेसिकली कोशेंट जब हम इस स्मॉलेस्ट नंबर को 840 से डिवाइड करेंगे। तो इसको हमने 840 से डिवाइड करा, 840 से जाएगा 1 पे 160, फिर जाएगा 1 पे 860, 0 4, 15 में से हट गया 7, 740। तो अब देखो ये 11 अगर होता तो नंबर क्या बनेगा, 840 इंटू 11, 4 8 4 12, 9240, ठीक है। ये नंबर प्लस 7, तो 9247। पर ये नंबर तो 4 डिजिट का हो गया ना, हमें चाहिए 5 डिजिट का, तो मतलब मुझे 11 की जगह कोशेंट, ये 11 की जगह हमें क्या लेना पड़ेगा, एक ज़्यादा लेना पड़ेगा, हमें 12 लेना पड़ेगा। तभी जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 840 इंटू 12 प्लस 7, तो देखो ये कितना आएगा, 0 12 4 ज़ा 48, 12 8 ज़ा 96, 1080 प्लस 7, ठीक है। तो कितना आ गया 1087। अब हमसे इसकी समाउट डिजिट पूछी थी, 8 और 1 9 और 7 16, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ये हम निकाल देते सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट 9 प्लस 7 यानी कि 16, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 मेरा आंसर होगा। और देखते हैं हमने कौन सा स्किप करा था, एक देखो ये स्किप करा था, इसमें दिया है कि ए और बी एक काम को 8 दिन में करते हैं, ठीक है। बी और सी उस काम को 12 दिन में करते हैं, ठीक है। फिर चलो अब आगे कुछ और लाइन दे रही है, तो पहले हम वर्क निकाल लेते हैं। तो हमने वर्क बना दिया एलसीएम, इसका आ गया 24, तो 24 हमने टोटल वर्क बना दी, तो एफिशिएंसी कितनी आ गई, ए प्लस बी की, ए प्लस बी की हो गई 3 और बी प्लस सी की हो गई 2, ठीक है। फिर दिया है कि ए वर्क फॉर 4 डेज, बी वर्क फॉर 6 डेज एंड सी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 11 डेज। तो अब हम बना लेते हैं एक नंबर लाइन,
ठीक है, ए ने काम करा 6 days, बी ने काम करा, अकेले अकेले काम कर रहे हैं सारे, बी ने काम करा 4 days और सी ने काम करा 11 days। अब हम करते हैं देखो थोड़ी डेटा मैनिपुलेशन। ठीक है, हमने करी थोड़ी डेटा मैनिपुलेशन, क्योंकि हमें ये पता है कि जब वो साथ में काम करते हैं तो उनकी क्या एफिशिएंसी है, हमें सिंगल सिंगल किसी की एफिशिएंसी नहीं पता। तो इसलिए हम इसको डेटा को ऐसे मैनिपुलेट करेंगे कि हम चाह रहे हैं कि दो दो बंदे ना मिलके साथ में काम कर ले। कौन से दो बंदे? ए प्लस बी और बी प्लस सी, क्योंकि हमें इनकी एफिशिएंसी पता है, इंडिविजुअल एफिशिएंसी किसी की नहीं पता हमें। ठीक है, तो हमने क्या करा, डेटा को ऐसे मैनिपुलेट करा कि ए ने बोला कि भाई, बी से बोला कि तू 4 दिन अकेले काम कर रहा है ना, बी से बोला कि तू 4 दिन अकेले काम कर रहा है, काम कर 4 दिन मेरे साथ काम कर ले। ठीक है, तो ए ए प्लस बी ने 4 दिन काम कर लिया। ठीक है, फिर क्या बचा? मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा ना? अच्छा, ए वर्क फॉर 4 days, यहां मैंने गलत लिख दिया, ये 4 days है और ये 6 days है। ठीक है, तो ए ने बी से बोला कि भाई तू 6 दिन काम कर रहा है और मैं 4 दिन काम कर रहा हूँ खाली, तो एक काम कर, तू 4 दिन मेरे साथ काम कर ले, 2 दिन अकेले काम कर लियो। ठीक है, तो बी ने, हाँ, बी ने उसकी बात मान ली और बी उसके साथ काम करने लग गया। कितने दिन? 4 दिन। ठीक है, फिर यहाँ पे बी अकेला बचा, बी के पास कितने दिन बचे हैं? 2 दिन। तो बी गया सी के पास, बी ने सी से बोला कि भाई तू 11 दिन अकेले काम कर रहा है, एक काम कर, मेरे साथ 2 दिन काम कर ले, 9 दिन अकेले काम कर लियो, है ना? तो सी ने, हाँ, सी ने उसकी बात मान ली और सी उसके पास चला गया। तो अब बी प्लस सी ने 2 दिन काम कर लिया, तो सी के कितने दिन बचे? सी के पास 9 दिन बचे। तो हमने देखो अब डेटा मैनिपुलेट कर चुके हैं। अब ये करने से फायदा क्या हुआ, मैं ये बता सकता हूँ इजीली कि इन दोनों ने मिलकर कितना काम करा, ए प्लस बी ने। अगर 4 दिन काम करा है तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है, तो इतना वर्क कर लिया। बी प्लस सी ने 2 दिन में कितना वर्क कर लिया? एक दिन में वो काम करते हैं 2, तो इतना काम कर लिया। कितना काम हो चुका है? 4 3 12 और 2 दूनी 4, तो यानी कि 16 वर्क कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क है 24, तो रिमेनिंग वर्क कितना है? रिमेनिंग वर्क टू बी डन बाय सी इन 9 days। ठीक है, कितना हो जाएगा? 24 माइनस 16 यानी कि 8 वर्क है। तो अगर सी 9 दिन में, अगर सी 9 दिन में 8 काम करता है, तो हमसे पूछा है सी कंप्लीट काम को कितने दिन में करता होगा। तो 9 दिन में 8 काम करता है, टोटल काम 24 है, तो इसको 24 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टाइम को भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 24 डेज में, सॉरी 27 डेज में वो कंप्लीट काम को अकेले कर सकता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 मेरा आंसर हो जाएगा। कोई और तो स्किप नहीं करा था ना हमने, शायद 2 ही स्किप करे थे। ठीक है, तो देखो ये था आज का मॉक। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ नया सीखा होगा। आज काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं इस मॉक में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।